हेलो दोस्तों, कॉन्साइज फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से फिजिक्स का डिस्कशन करते हैं। आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारे पास चार्ज है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही, साथ में एक नया फील्ड जनरेट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में रेडिएशन क्रिएट होगा। हम लोग इस सेकेंड पॉइंट में फोकस करेंगे कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज है तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, लेकिन चार्ज मोशन में है तो उसके लिए एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? हम लोग लिख सकते हैं मूविंग चार्ज, एंड मोर स्पेसिफिकली यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज। और जहां पे चार्ज मूव करते हैं वहां पे करंट भी बनता है, तो हम लोग इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, द करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका खोज पहली बार किया था ओरेस्टेड नाम के साइंटिस्ट। ओरेस्टेड नाम का साइंटिस्ट क्या किया था? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जब करंट फ्लो हो रहा है और उसके आसपास में एक कॉम्पस है, तो कॉम्पस में थोड़ा सा हलचल मिलता है, मतलब उसमें कुछ डिफ्लेक्शन शो होता है। जैसे ही करंट ऑफ कर देंगे वो डिफ्लेक्शन वापस रिस्टोर हो जाएगा, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। अगर हम लोग ऑपोजिट साइड में करंट डालेंगे तो ऑपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन होगा। यहां से उनको मालूम चला कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है वो हम लोग देख लिया कि मूविंग चार्ज या फिर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ हम लोग को क्या देता है? बायो-सावर्ट लॉ एक करंट कैरिंग वायर के एक छोटा सा हिस्सा के लिए उससे कुछ डिस्टेंस दूरी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका वैल्यू हम लोग को देता है। सपोज हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट जा रहे हैं, उस वायर का एक छोटा सा हिस्सा है डीएल, छोटा सा एलिमेंट। डीएल मींस स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वायर। उस एलिमेंट से आर डिस्टेंस दूरी में इस पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला के हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा dB, B मींस मैग्नेटिक फील्ड, dB मींस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। छोटा सा एलिमेंट के लिए छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, तो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो dl के साथ प्रोपोर्शनल होगा, मतलब एलिमेंट जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उतना बड़ा होगा। dB इज प्रोपोर्शनल टू I, करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। dB इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड क्विकली फॉल करेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, dB इज प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, मतलब डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसका साइन के साथ ये प्रोपोर्शनल है। डीएल वेक्टर क्या होता है? जो स्मॉल एलिमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस जगह में डीएल ले रहे हैं उस जगह में उस वायर के ऊपर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस जगह में हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस डीएल का जो डीएल वेक्टर बनेगा ऐसे बनेगा, और इस डीएल से इस पॉइंट को जोड़ने से जो वेक्टर बनेगा वो है आर वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल है थीटा। अगर चारों को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? इन चारों को जोड़ने से, इन चारों को कंबाइन कर देने से हमें मिल जाएगा dV प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाई r²। अगर हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट डालेंगे, एक कांस्टेंट आता है k जिसका वैल्यू होता है μ0/4π, ये एक कांस्टेंट है। जहां पे μ0 का मतलब क्या होता है? ये जो μ0 है इसको हम लोग बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है मीडियम के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, तो वो मीडियम वाला प्रॉपर्टी इसके अंदर छुपा रहता है म्यू के ऊपर। अलग अलग मीडियम का जो म्यू होता है अलग अलग होता है। ये एयर मीडियम का है इसीलिए इसका नाम है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एयर परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इस चीज को अगर हम लोग वेक्टर वे में लिखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जरूरत है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं μ0/4π आई डीएल आर साइन थीटा बाई r³। हम लोग क्या किया, ऊपर में एक एक्स्ट्रा आर डाल दिया, नीचे एक आर डाल दिया, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएल आर साइन थीटा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डीवी वेक्टर बराबर कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट है μ0/4π आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई r³। सो वेक्टर नोटेशन में भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग को डीएल क्रॉस आर करना पड़ेगा। डीएल ऐसे है, आर ऐसे है, तो हम लोग रूल लगा सकते हैं डीएल वेक्टर से आर वेक्टर में एक स्क्रू को घुमाएंगे। अगर हम लोग एक स्क्रू घुमाते हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन बनेगा इनसाइड द पेपर, मतलब इस बोर्ड से अंदर जाएगा। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हम लोग बायो-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए उसके सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका वैल्यू निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों को पता है कि हमें एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। ये पूरा वायर है, इसका एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट हम लोग यहाँ पे कंसीडर किया, डीएल। और रूल के हिसाब से डीएल वेक्टर कैसे बनेगा, वायर के साथ टेंजेंट बनेगा, तो ये हमारा बन गया डीएल वेक्टर। डीएल के साथ इस पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो ये हमारा बन गया आर वेक्टर। आर मीन्स डिस्टेंस होता है, सरप्राइजिंगली ये जो हमारा डिस्टेंस है वो रेडियस है। दोनों के बीच में कितना एंगल है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में हाल फिलहाल 90 डिग्री एंगल है। तो अभी हम लोग बायो-सावर्ट लॉ लगा सकते हैं। बायो-सावर्ट लॉ क्या था, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वायर इज गिवन बाय म्यू 0 by 4 pi आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 है तो 90 डाल देंगे, म्यू 0 by 4 pi आई डीएल साइन ऑफ 90 बाय आर स्क्वायर। साइन 91 होता है तो बन जाएगा आई डीएल बाय आर स्क्वायर। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। एक छोटा सा हिस्सा के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल लिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, पूरा लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो ये जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है वो एक लूप का एक छोटा सा हिस्सा का कंट्रीब्यूशन है। अगर पूरा लूप का चाहिए तो ये कंट्रीब्यूशन को हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद इन सर्टेन लिमिट। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना बन जाएगा, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज म्यू 0 by 4 pi आई डीएल बाय आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। अब म्यू 0 4 पाई ये सब कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, और इस केस में रेडियस भी कांस्टेंट है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट लीजिए, यहाँ पे एलिमेंट लीजिए, यहाँ पे लीजिए, अलग अलग जगह में लीजिए, हर जगह में क्या होगा, डिस्टेंस इस पॉइंट का उस जगह से सेम होगा। तो आर का वैल्यू हमेशा फिक्स है, तो आर को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या रहेगा, म्यू 0 by 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। डीएल का इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, डीएल का इंटीग्रेशन करने से होता है एल। What is L? L means the total length of the loop, that is nothing but the circumference of the loop. So कितना बन जाएगा ये, म्यू 0 by 4 pi I by r square into 2 pi r। क्या बन जाएगा, म्यू 0 I by 2r। ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम लोग को मिल गया। तो किसी भी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का सेंटर में इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, म्यू 0 I by 2r। I means current and r is the radius of the loop। अभी हम लोग दो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल्स क्या है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर ऑफ 100 टर्न्स एंड कैरिंग करंट 5 एम्पियर। तो सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। रेडियस है 10 सेंटीमीटर, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 into 10 to the power -2 मीन्स 10 to the power -1 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, 100 है, तो इसको लिख लेंगे 100 और 10 to the power 2 भी लिख सकते हैं। और इसमें करंट कितना जा रहा है, 5 एम्पियर। तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है सर्कुलर लूप का, B बराबर म्यू 0 I by 2r। अब म्यू 0 का वैल्यू क्या होता है, इसको हम लोग को याद रखना है, म्यू 0 by 4 पाई, ये जो कांस्टेंट होता है इसका वैल्यू होता है 10 to the power -7 ऐसा यूनिट में, इसको याद रखना है। सो म्यू 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10 to the power -7 ऐसा यूनिट हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे म्यू 0 का वैल्यू डाल देंगे, 4 पाई इंटू 10 to the power -7। करंट का वैल्यू 5 एम्पियर है, डाल देंगे, और यहाँ पे 2 इंटू आर का मतलब डाल देंगे 10 to the power -1। यहाँ पे और एक चीज नोट करना है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर सिंगल टर्न का है फिर तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो भी मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 and 4 20 पाई बाई 2 एंड 10 to the power कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 3 हो जाएगा, 10 to the power -4 हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये आएगा पाई
इंटू 10⁻³ अब ये जो यूनिट आएगा मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ला, TESLA, शॉर्ट में हम लोग कैपिटल T लिखते हैं। तो इसको हम लोग पाई मिली टेस्ला भी बोल सकते हैं। पाई का वैल्यू कितना होगा 3.14 मिली टेस्ला भी हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया पहला न्यूमेरिकल्स। दूसरा न्यूमेरिकल्स क्या है? दूसरा न्यूमेरिकल्स देखना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द टू सर्कुलर लूप इज 2:5। मान लेते हैं पहला लूप में I1 करंट जा रहे हैं और दूसरा लूप में I2 जा रहे हैं, तो दोनों का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है I1/I2 बराबर 2/5। और क्या दिया है? रेशियो ऑफ द रेडियस, दोनों का रेडियस का जो रेशियो है वो भी दिया हुआ है R1/R2, इसका वैल्यू दिया है 25/4। क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एट देयर सेंटर। तो सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दोनों लूप का, सर्कुलर लूप का, हम लोग पिक्चर ड्रॉ नहीं कर रहे, तो उसका रेशियो निकालना है, मतलब B1/B2 निकालना है। तो हमें पता है B बराबर क्या होता है, μ0I/2R होता है। तो I1 लिखेंगे पहला केस में, और सेकेंड केस में क्या लिखेंगे I2, और रेडियस को R2 लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने से आएगा I1/I2 इंटू R2/R1। I1/I2 का वैल्यू कितना है 2/5 है, एंड R2/R1 का वैल्यू इसका उल्टा मतलब 4/25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8/125। सो B1:B2 कितना हो जाएगा 8:125 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं।